नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं नीश एनिमे और मांगा की, खासतौर पर एट द बीच #1 की कथा संरचना और उसके एस्केलेशन यानी कहानी को चरम तक ले जाने की जो तकनीकें हैं, हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। आइए मिलकर डिकोड करते हैं कि इस तरह के अडल्ट मीडिया में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए असल में किन दिलचस्प पैतरों का इस्तेमाल होता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर गौर करेंगे? पहला, द बीच फेस्टिवल प्रेमिस। दूसरा, द मैराथन कॉम्पिटिशन बिगिंस। तीसरा, कैरेक्टर फॉइल्स एंड इंटरप्शंस। और आखिर में एक्सट्रीम नैरेटिव एस्केलेशन। हम इस सोर्स मटेरियल की संरचना और इसके एक्सट्रीम शैली वाले ट्रोप्स को बहुत ही क्लिनिकल और निष्पक्ष तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द बीच फेस्टिवल प्रेमिस। शुरुआत करते हैं अल्लामा यामा के इस कवर आर्ट से। इसे देखते ही साफ हो जाता है कि हम किस एनिमे ब्रह्मांड में कदम रख रहे हैं। ये आर्टवर्क बिना कोई वक्त बर्बाद किए रीडर को सीधे तौर पर शैली और एडल्ट थीम्स का इशारा दे देता है। मतलब राइटर ने विजुअल कम्युनिकेशन को एकदम सीधा और स्पष्ट रखा है। अब इस कहानी की टाइमलाइन और पेसिंग जरा देखिए। ये बहुत ही अजीब है। पहले अराइवल एट होटल, फिर अचानक से फेस्टिवल अनाउंसमेंट, इसके बाद 10 मिनट बाद फिर 1 घंटे की बातचीत और सीधे कुछ सालों बाद। राइटर ने जानबूझकर समय को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है ताकि वो सीधे मुख्य प्लॉट तक पहुंच सके। इस तरह के एनिमे में ये एक बहुत ही क्लासिक नैरेटिव टूल माना जाता है। कहानी की शुरुआत में मुख्य पात्र एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं और एक बेलहॉप से मिलते हैं। पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी वेकेशन लगती है, लेकिन ये जगह बहुत जल्द ही अपना असली रंग दिखा देती है। एकदम सामान्य सी स्थिति को अचानक पलट देना ऑडियंस को तुरंत कहानी से जुड़े रखने का एक गजब का तरीका है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द मैराथन कॉम्पिटिशन बिगिंस। यहीं से कहानी अचानक गियर बदलती है। एक आम छुट्टी देखते ही देखते एक हाई स्टेक्स वाले कंपटीशन में बदल जाती है। सीढ़ियों पर खड़ी ये रहस्यमयी छायादार आकृति साल के सबसे बड़े आयोजन की घोषणा करती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से कहानी का पूरा माहौल पलट जाता है और एक बिल्कुल नया अजीब सा चैप्टर शुरू होता है। और फिर एंट्री होती है इस अजीबोगरीब आधार की। एक विशाल आंख वाला बिना चेहरे का अनाउंसर सेक्स मैराथन फेस्टिवल का परिचय देता है। ये जो तत्व है ना, ये विशिष्ट एनिमे शैली का एक बेतुका लेकिन बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। पूरी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल एक उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की तरह काम करता है। अब इस नैरेटिव ड्राइवर के बेतुकेपन पर ध्यान देना दिलचस्प है। पात्रों को चुना जाता है एक पंख वाले दिल वाली ट्रॉफी के लिए कंपीट करने के लिए। यह देखना वाकई हैरानी भरा है कि कैसे इतनी चरम और एक्सट्रीम हरकतों के पीछे मोटिवेशन क्या है। बस एक छोटी सी अजीब सी दिखने वाली ट्रॉफी का वादा। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, कैरेक्टर फॉइल्स एंड इंटरप्शंस। जैसे ही मुख्य जोड़ा पहुंचता है, उनके साथ हमें पुराने सेकेंडरी कैरेक्टर्स अदन और ईवा से मिलवाया जाता है। अगर हम इन दोनों कपल्स को कंपेयर करें तो साफ दिखता है कि कैसे राइटर इन कैरेक्टर फॉइल्स का इस्तेमाल इस अजीबोगरीब सेटिंग के नियमों को नॉर्मलाइज करने के लिए करता है। ये दर्शाने के लिए कि इस दुनिया में ये एक्सट्रीम बिहेवियर बिल्कुल आम बात है। और इसके बीच में आता है ये 1 घंटे की बातचीत वाला टाइम स्किप। ये छोटा सा स्ट्रक्चरल जंप कहानी में एक तरह की राहत या सांस लेने का मौका देता है। चरम कथानक के बीच पुरानी यादें ताज़ा करने जैसी ये आम गतिविधियां ये असल में आगे आने वाले झटके के असर को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करती हैं। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की, एक्सट्रीम नैरेटिव एस्केलेशन। कितनी बार तुम अपनी माँ को प्रेग्नेंट करने की योजना बना रहे हो? ये वो लाइन है जहां कहानी अपने चरम पर पहुंचती है और मुख्य पात्रों के रिश्ते के पीछे का सबसे बड़ा टैबू बेपर्दा होता है। इस तरह के नीश एनीमे और एडल्ट मीडिया में ऐसे स्थापित सोशल टैबूज को तोड़ना ही वो सबसे बड़ा शॉक वैल्यू है जो इस पूरी कहानी का पीक पॉइंट बनाता है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट के ऊपर मंडराती हुई ये शैतानी छाया, ये सिर्फ एक चित्र नहीं है बल्कि विजुअल मेटाफर्स का एक शानदार इस्तेमाल है। इस खास वर्जना या टैबू को तोड़ने की गंभीरता और उसके डार्क पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती से इस शैतानी परछाई के जरिए सिंबलाइज किया गया है, जो इस पल की मनोवैज्ञानिक गहराई को बढ़ा देता है। फिर हम पहुंचते हैं एपिलॉग यानी उपसंहार में, जहां कुछ सालों बाद का एक बड़ा टाइम जंप दिखाया गया है और साथ ही चौथी प्रेगनेंसी भी। ये है वो अल्टीमेट नैरेटिव एस्केलेशन। शुरुआत के उस फेस्टिवल के अतिरंजित और हाइपर एग्जैजरेटेड परिणामों को इस तरह पेश करना, ये इस खास मीडिया शैली की एक बहुत बड़ी पहचान है।
इसके ठीक बाद हमें मिलता है ये एक्स्ट्रा कंटेंट, जहां एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीन एकदम से कहानी का टोन फिर से बदल देता है। इतनी एक्सट्रीम और वर्जित घटनाओं के ठीक बाद कहानी को ऐसे एक घरेलू और आम माहौल में लाके खड़ा कर देना, ये इस मीडिया की स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी को और भी गहराई से समझाता है। तो अंत में ये सब देखकर एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। नीश अडल्ट मीडिया और इस तरह की एनिमे कहानियां अपने रीडर्स को जोड़े रखने के लिए हमेशा सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और इस हद तक एक्सट्रीम नैरेटिव एस्केलेशन का सहारा क्यों लेती हैं? आखिर वो कौन से मनोवैज्ञानिक और नैरेटिव मैकेनिज्म हैं जो इन चरम ट्रोप्स के बार बार इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।